अस्सलाम वालेकुम। सवाल लिखें। एनुअल डिमांड annual demand of a product 10,000 यूनिट्स 10,000 यूनिट्स। currently following costs are incurred for production. Following costs are incurred for production. डायरेक्ट मटेरियल 40 पर यूनिट, 40 रुपए पर यूनिट। डायरेक्ट लेबर 35 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स 20 per unit। Annual rent for machine 2 लाख रुपए 200,000। other fixed overheads 360,000 per year। 360,000 per year। बस अभी वाले खर्चे यही हैं। A supplier has offered a supplier has offered us to supply this product at a price of $112 per unit। 112 112
एनुअल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट annual transportation cost to be incurred for purchase $50,000 ₹50,000 services of a quality control specialist will be required for inspection of purchased units at a cost of ₹3 per unit, ₹3 per unit, ₹3 per unit. If outsourcing option is selected, outsourcing option मतलब ये जो हम सप्लायर से खरीद लेंगे, if outsourcing option is selected, then production machine will not be needed, and %40 of other fixed overheads, 40% of other fixed overheads will be saved. रिक्वायर्ड है मुझसे कि एडवाइस करें कि सप्लायर की ऑफर एक्सेप्ट करें या ना करें. मेक ऑप्शन के क्या क्या कैश फ्लोज हैं? एक तो होगा डायरेक्ट मटेरियल, ₹4 लाख. अच्छा, इन सबको मिला भी सकते हैं वैसे, लेकिन ऐसी लाइनें भरने के लिए अलग अलग कर रहा हूं. डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स 2 लाख. मशीन का रेंट रेलिवेंट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर मेक करेंगे तो मशीन का रेंट पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नहीं पड़ेगा, तो रेलिवेंट है. कितना? 2 लाख. अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स रेलिवेंट है, 40% रेलिवेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन करेंगे तो वो सारे खर्चे होंगे, नहीं करेंगे तो 40% वाले नहीं होंगे, तो 40% वाला रेलिवेंट है. 360 का 40%, 144. तो अगर मेक ऑप्शन पे रहते हैं तो टोटल खर्चा होता है इतना. 1494000. और अगर बाय ऑप्शन पे रहते हैं, बाय ऑप्शन पे जाते हैं
तो परचेज कॉस्ट पड़ेगी, और परचेज कॉस्ट पड़ेगी तो वो पड़ेगी 112। फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, कितनी? 50,000। फिर इसके अलावा इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ेगी, कितनी? 3 रुपए। तो 1 तो कंक्लूजन बाय ऑप्शन बेहतर है। ये होता मेक और बाय। जी जी मेक और बाय डिसीजन में सर हमने इस फैक्टर को कंसीडर करना था कि सर ये प्रोडक्ट कंपेटिटर से, ये प्रोडक्ट हम सप्लायर से खरीद रहे हैं, तो क्या पता वो सप्लायर हमारे कंपेटिटर को भी सप्लाई करता हो रॉ मटेरियल, तो सर उससे इंफॉर्मेशन कॉस्ट हमारी राज की बातें बताएगा। देखें, ये जो हम लोग कॉस्ट में न्यूमेरिकल सवाल कर रहे हैं ना, ये है न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की बेस पे। अब बाकी सेठ साहब ने फिर अदर फैक्टर्स भी सोचने हैं, वही जो अदर फैक्टर्स आपको मैंने कहा था थ्योरेटिकली टेस्ट हो सकते हैं, तो डिसीजन मेकर ने सोचने होंगे। हम तो न्यूमेरिकली बता रहे हैं कि न्यूमेरिकली ये बेहतर है। हाँ, सप्लायर वाला चूज करें जो हमारे कंपेटिटर को ना प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल सप्लाई। हाँ, हो सकता है कि सप्लायर रिलायबल हो, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखे हैं, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कुछ सवाल होने चाहिए थे जो नहीं हुए। कहां पर? हाँ हाँ, सवाल ये है कि अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो वो जो मशीन का किराया पड़ता था वो बच जाएगा, तो उसको यहाँ इनकम क्यों नहीं दिखाया? है या नहीं? हाँ, तो अगर हम बाय पे ना जाते तो मशीन का किराया देना था, बाय की वजह से वो बच जाएगा। हमने हर साल प्रोडक्शन करनी होती है, मशीन का किराया देना होता है, बाय ऑप्शन पे जाने से वो बच जाएगा। नहीं नहीं, सोचने वाली क्या बात है, हर साल होती है, हर साल प्रोडक्शन करते हैं हम ये काम किया करते हैं। सारा कुछ जबानी तो नहीं सोच रहे, हम ये काम किया करते हैं कि हर साल प्रोडक्शन होती है, मशीन किराए पे होती है। ऐसा नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा मेक कर लें कि बाय कर रहे हैं, हम करते हैं मेक। अभी हम वो काम किया करते हैं, खर्चा होता है। वो तो सप्लायर ने एक ऑफर किया तो हम चेक कर रहे हैं कि अच्छा इसकी ऑफर अच्छी है कि नहीं। तो अगर हम बाय ऑप्शन पे चले गए तो मशीन का रेंट बच जाएगा ना, तो उसको यहां पर एज ए सेविंग दिखाओ। नहीं, क्यों नहीं? हाँ, फिर वो मटेरियल भी बचेगा, वो भी सेविंग दिखाएं, है ना? तो फिर लेबर भी दिखा दें, तो फिर वेरिएबल भी दिखा दें, तो फिर वो रह जाएगा 144, वो भी दिखा दें। नहीं, सिर्फ मशीन रेंट क्यों, फिर सारे ही बचेंगे ना, तो फिर उनको भी सेविंग दिखाएं। कॉस्ट क्या बचेगी? अदर इनकम बन जाएगी, तो बिल्कुल सही है। नहीं, डिसीजन करना है ना, हमने डिसीजन करना है कि बाय करें कि ना करें, तो इनकम बन जाएगी, ठीक है। हम, इसका मतलब फायदा है बाय ऑप्शन पे जाने में, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कर दें ऐसा यहां पर वो सेविंग दिखा दें? नहीं, क्यों नहीं? अजीब लग रहा है दिल को, इसलिए नहीं? या
हाँ जी, क्यों नहीं? हाँ, तो फिर हाँ बिल्कुल ठीक है। चले, जिनको सवाल भी समझ नहीं आया, जवाब भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं। सवाल ये किया था एक स्टूडेंट ने, फिर मैंने इसको और बढ़ा दिया कि अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो वो जो मशीन किराए पे रखी हुई थी, ये हमने एक नया काम शुरू करना है जो सोच रहे हैं कि ये कर लें या ये कर लें। यानी वो जो रिंग लिमिटेड वाला सवाल था, क्या ऐसा है कि मशीन फलाने से किराए पे ले आए या फलाने से किराए पे ले आए? नहीं, ये काम हुआ करता है। हम अभी प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मशीन किराए पे रखी हुई है, हर साल किराया देते हैं। अगर बाय ऑप्शन पे चले गए फिर क्यों देंगे किराया? फिर बच जाएगा ना किराया। तो बाय ऑप्शन में फिर हम उसको एक इनकम ले लें, सेविंग ले लें कि वो खर्चा होता था बच जाएगा। ये सवाल था, तो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया कि फिर तो मटेरियल कॉस्ट भी बच जाएगी, लेबर भी बच जाए, इनफैक्ट ये सारे खर्चे बच जाएंगे। तो उसको यहां सेविंग लिख लें। जो आज तक सीखा है तो लिखना तो बनता है, हैं? नहीं, डिफरेंट बनाते होंगे तो ये मटेरियल उन पे लगना शुरू हो जाएगा, ये तो बच जाएगा ना। सवाल समझे कि नहीं? तो इसका जवाब ये है कि एक दो मिसालों से बताता हूं। ऐसे 18, एक जगह से हमें 18 मिलना है, एक जगह से 15 मिलना है, कौन सी ऑप्शन बेहतर है? 18 मिलना है, 15 मिलना है, तो ये बेहतर है ना। कैसे कर रहे हैं फैसला? हैं? दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो कंपैरिजन से फैसला कर रहे हैं कि ये ज्यादा है तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी हो सकता था, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2। इसको प्रेजेंट करने का एक और तरीका भी हो सकता था। अगर हम ऑप्शन 1 पे चलें तो 18 मिलेगा और 15 नहीं मिलेगा। स्टिल फायदा है ना, तो ऑप्शन 1 ठीक है। क्या फर्क हुआ दोनों सॉल्यूशंस में? हमने जिन दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है। अच्छा चले एक और मिसाल बताता हूं। अगर दो लोग हैं और यह मुकाबला करना है कि किसमें ज्यादा ताकत है, तो या तो दोनों का पंजा लड़वा लें, आर्म रेसलिंग, या दोनों से अलग अलग वजन उठवा के देख लें। तो अगर दोनों से अलग अलग वजन उठवा के देखना है तो कौन ज्यादा ताकतवर होगा? जो ज्यादा वजन उठा रहा होगा। और अगर दोनों की आर्म रेसलिंग करवा लें तो जो जीत जाएगा। यानी अगर दो लोगों का मुकाबला करना है, या उन दोनों से अलग अलग कोई टास्क करवा लें, उसको कंपेयर कर लें, या दोनों को लड़वा दें। अब यह करना ठीक नहीं है कि एक से वजन भी उठा रहे और दूसरा आके उसको मार भी रहा है। कोई एक काम कर ले ना। तो अगर हमने दो ऑप्शंस को कंपेयर करना है तो इसके दो तरह से प्रेजेंटेशन हो सकती है, दो या दो से ज्यादा, लेकिन अभी जो बात बता रहा हूं दो ही के लिए समझें। या तो दोनों ऑप्शंस को अलग अलग सॉल्व करें और उनके रिजल्ट को कंपेयर करें, या फिर किसी एक ऑप्शन का करना सॉल्व करें और उस एक सॉल्यूशन में दूसरे का ना करना एज अ कुर्बानी दिखा दें। और अगर नेट फायदा आया इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। तो अभी अगर अलग अलग कंपेयर करना है फिर यह करना मुनासिब नहीं होगा, ये तो फिर अनफेयर हो जाएगा कि कंपेयर भी कर रहे हैं और उसको नेट भी करा रहे हैं। तो अगर हमने दो ऑप्शंस में से किसी एक को चूज करना है तो उसको प्रेजेंट करने के दोनों तरीके ठीक हैं। दोनों ऑप्शंस को अलग अलग इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें और उनके रिजल्ट को कंपेयर कर लें, या फिर किसी एक का होना सॉल्व करें और उस एक के होने से दूसरे का ना होना एज अ सेविंग कर लें।
सेविंग या कुर्बानी? खर्चा की बात हो रही थी तो सेविंग दिखा दें, फायदे की बात थी तो कुर्बानी आ गई। ये दोनों ऑप्शन, दोनों प्रेजेंटेशन ठीक है, लेकिन इनमें से कोई एक ही करनी है। तो अभी इस वक्त हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। और ये फैसला कैसे होगा कि कंपेयर करना है कि अलग अलग करना है, नेट करना है, ये आपको प्रैक्टिस से, सवालों से आइडिया हो जाया करेगा। इस ऑप्शन के और चीजें हैं, उनकी और चीजें, तो नेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं और उनको अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने उनके रिजल्ट को कंपेयर कर तो लेना है। तो फिर एक को सॉल्व करते हुए दूसरी प्रेजेंटेड ऑप्शन का ना होना इधर नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं दिखा देना, वरना वो डबल डबल कंपैरिजन में चले जाएंगे हम। अगर हम मल्टीपल ऑप्शंस, चलो दो ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर सॉल्व करते हुए हम या तो इनको अलग अलग सॉल्व करें और उनके रिजल्ट कंपेयर करें। ऐसी सूरत में एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरी प्रेजेंटेड ऑप्शन का ना होना एज अ कॉस्ट या सेविंग नहीं दिखाना, बस जबानी याद हो जाएगा। लिख ली ये बात है? लिख रहे यार। और भी तो सकता सर कि अगर हम एक को नेट करें सर, हम दोनों का या तो जो है ना नेट एक मतलब आपस में कंपेयर कर लें, या फिर दोनों का ग्रॉस आपस में कंपेयर कर लें। जो है दोनों का नेट कंपेयर कर लें। दोनों का नेट कंपेयर कर लें मतलब क्या कंपेयर करना है? इस 3 को -3 से कंपेयर करना है। ऐसे कंपेयर करने में ना ये इसके सामने डबल बुरा हो रहा है। वैसे सिर्फ ये उससे 3 बेहतर है, लेकिन ये आपने उसे 6 बेहतर कर दिया। 6 का फर्क आ गया ना इनमें, तो ये हमने डुप्लीकेशन कर दी। तो इसलिए या तो नेट कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक ऑप्शन सॉल्व करें और दूसरे का ना होना उसमें नेट कर दे, या फिर दोनों अलग अलग सॉल्व करके उनके रिजल्ट्स कंपेयर करें। यानी जितने हम ऑप्शन सवाल में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो किसी एक ऑप्शन को सॉल्व करते हुए दूसरे का ना होना इसमें मिक्स नहीं करना। हां, फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं मशीन का रेंट यहां इनकम दिखाना है, दिखा ले। मशीन रेंट सेविंग कितनी?
या ना दिखाना, फिर या नहीं दिखानी, फिर वहां सेविंग दिखानी है दिखा लें, फिर वहां एज कॉस्ट ना दिखाएं। अब भी कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट एंड पे वही निकलेगा। तो भी रिजल्ट वही निकलेगा, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। प्रोडक्शन के खर्चे वहां, परचेज के खर्चे यहां लिखे, तो जो पहले था वही बेहतर है। चलें जी, एक पास पेपर का सवाल करते हैं, आप पढ़ लें। ऑटम 18 अटेम्प्ट का सवाल होगा स्नूकर के नाम से। ऑटम 18 ऑटम 18 में 2 सवाल थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मेरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 9 स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड। यहां पर 360 पूरे कर लें और यहां 360 का 60% कर लें, ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ। मतलब मैंने इन सबको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग कहा हुआ है। मेरी बुक में क्वेश्चन 9 है स्नूकर प्राइवेट लिमिटेड, ये पढ़ लें, मैं करता हूं बोर्ड पे।
हाँ जी, पढ़ लिया। बीटा नाम का एक प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो कि एक मटेरियल बनाते हैं, कंपोनेंट, जो फिर आगे कहीं इस्तेमाल होता है। और अभी इस वक्त हम साल के 18,000 बीटास बनाते हैं और करंट जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसका डाटा दिया हुआ है टेबल में। एक सप्लायर ने ऑफर की है कि तुम खुद जो बीटा बना रहे हो हमसे ले लो 7,000 का, और मैनेजमेंट ने इसके ऊपर एक कमेटी बनाई और उन्होंने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन में आगे सवाल करते हुए बताता हूं। पूछा यह है एडवाइस कि बीटा खुद बनाएं या आउटसोर्स कर लें। आउटसोर्स मतलब वो सप्लायर से खरीद लें। तो एक प्रोडक्ट है, यानी एक प्रोडक्ट का डिसीजन करने लगे और मेक और बाय डिसीजन है, ये पता चल रहा है। तो बस मेक और बाय का सवाल है। तो मेक ऑप्शन और बाय ऑप्शन, फिगर्स बड़ी बड़ी हैं, इसमें थाउजेंड्स करना है 1000 कर लें, मिलियन करना है मिलियन कर लें। अगर हम मेक ऑप्शन पे रहते हैं तो जो खर्चे मेक पे होते हैं वो होंगे, और वो दिए हुए आपको मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स। अच्छा, अभी मैंने वो मशीन रेंट वाली एक इजाफी बात की थी, वो सुनी थी? मैंने कहा था मशीन रेंट को सेविंग दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, लेकिन फिर यहां सेविंग दिखाना, यहां कॉस्ट ना दिखाना फिर। तो अभी इस वक्त प्रोडक्शन पे क्या क्या खर्चा आता है? मटेरियल कितना? 3670 इंटू 18,000। और जरूरी नहीं कि आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग लिखें, टोटल भी लिख सकते हैं। 66.06। लेबर कितनी लगती है? 1040। 72। वेरिएबल ओवरहेड्स कितने लगते हैं? 770। 13.86। ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यानी फिक्स्ड ओवरहेड 870 रुपए पर यूनिट दिए में, ये तो जबरदस्ती एक पर यूनिट चीज बनाई हुई है। असल में तो ये टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स ही होते हैं ना। तो हम सिर्फ बीटा ही बनाते हैं, नहीं बनाएंगे तो बंद कर देंगे फैक्ट्री। हाँ जी, और भी बहुत कुछ बनाते हैं, बल्कि लिखा भी हुआ है कि अगर हमने बीटा छोड़ दिया तो हम जी बनाना शुरू कर देंगे। तो मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये तो बीटा के ही थे। बीटा बनाएंगे तो खर्चे होंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं होंगे। फिक्स्ड ये 870 इस्तेमाल करना है, 870 करना है इस्तेमाल नहीं। 870 तो वैसे ही एक पर यूनिट जबरदस्ती बनाई हुई चीज है। हमने तो देखना है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स में से क्या कोई रेलिवेंट चीज है। जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था 40%, उसको हमने वहां लिखा था। वैसी कहीं यहां पर कोई बात है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अगर हमने ये बीटा खुद बनाना छोड़ दिया तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में 19 लाख की बचत आ जाएगी। तो अब वो जो बचत आ जाएगी, अब आप चाहे तो उसको यहां एज अ सेविंग लिख लें और चाहे तो यहां पर एज अ कॉस्ट लिख लें, क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है जो मैंने पिछले सवाल में की थी कि अगर ये प्रोडक्शन बंद हो गई तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 40% बच जाएंगे। तो इसका मतलब वो 40% रेलिवेंट थे, तो उनको यहां एज अ कॉस्ट लिख लें, या फिर यहां कॉस्ट ना लिखें, यहां बचत लिख लें। तो इसी तरह से ये 19 लाख है। तो 19 लाख को चाहे यहां एज अ कॉस्ट लिख लें और चाहे यहां पर एज अ सेविंग लिख लें। तो दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट्स में सेविंग कितनी होंगी? 1.9 लिखूं या ये तो मंथली है, पर एनम है, तो हाँ 1.9, इसको हम यहां एज अ सेविंग लिख लेते हैं। अच्छा, सब तरह के बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे भी होते हैं। तो सेविंग है तो मैंने उसको नेगेटिव क्यों लिख दिया? क्योंकि हम सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं ना, इसलिए मैंने इसको एज अ नेगेटिव लिखा है।
अगर हम मैन्युफैक्चर पे रहें तो वो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स हैं, और कोई ऐसा खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग करते हुए होता था? तो अगर मेक ऑप्शन पे रहते हैं तो ये खर्चा है, और अगर हम बाय ऑप्शन पे जाते हैं तो क्या क्या खर्चा होगा? परचेज का तो होगा ही होगा, परचेज नहीं करना। कितने का होगा? 7,000 का एक, और खरीदने हैं हमने 18,000। और अगर हम बाय ऑप्शन पे जाएंगे तो क्या होगा? हाँ जी, अब अगर हम बाय ऑप्शन पे चले जाएंगे तो फिर जो उसकी लेबर फारिग होगी उससे हम जी बनवा लेंगे। तो बाय ऑप्शन पे जाने से हमें जी बनाने से इनकम आ जाएगी, वो यहां पर एक रेलिवेंट इनकम होगी, है ना? तो जी बनाने का डाटा पॉइंट नंबर 1। अगर हम जी बनाएंगे तो जी की आपको सेल प्राइस और मटेरियल और लेबर और वेरिएबल, यानी जी के बनाने से कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा हमें, वो हम यहां पर एज एन इनकम दिखाएंगे। तो जी का कंट्रीब्यूशन होगा, ये कर लेते हैं वर्किंग। जी बेचेंगे कितने का? 5800। जी पे मटेरियल कितना लगेगा? जी पे लेबर कितनी लगेगी? जितना हमें बीटा बनाने में लेबर लगती है उससे 20% ज्यादा, तो बीटा बनाने में ये लगती है तो इससे 20% ज्यादा। वन टू 48। वेरिएबल कितने लगेंगे? 480। 1472। तो यहां से मैं 1472 लेस कर दूं? नहीं, ये तो पर यूनिट है। तो टोटल तक कैसे पहुंचे? यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। कितने यूनिट्स करें ना फाइंड जरा, हम जी के कितने यूनिट्स बना सकेंगे? देखें, करें कैलकुलेट। तुक्के से? नहीं सर, कैलकुलेट। तुक्के से कैलकुलेट? ये सोच के। मैंने टोटल 3.7
हाँ जी, 15,000 यूनिट्स, ठीक है, शाबाश। किस तरह 15,000? टोटल पुरानी लेबर कॉस्ट थी ना 1248 को हम्म। कर दिया। क्या 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 क्या? सर ये जो पुरानी थी ना लेबर की 18.72 थी इस अच्छा। 12.48 सर 18.72 मिलियन है, इसको डिवाइड कर दिया 1248 यूनिट 1248। ठीक है, बिल्कुल सही है। 18,000 डिवाइडेड बाय 1.2। अच्छा, किसी ने शायद ये भी किया हो? किसी ने नहीं किया ये है? किया है ना? कितना है इसका आंसर? 14,400। तो 15,000 सही है कि ये सही है? ये क्यों गलत है? ये किया क्या है वैसे? फिक्स्ड ओवरहेड्स। बीटा के 18,000 यूनिट्स बनाते थे और लेबर जितना टाइम लगाती थी जी पे उससे 20% ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका मतलब कम बनेंगे। जब देखें हम जी क्यों बनवा पाएंगे? क्योंकि लेबर बीटा से फारिग हो जाएगा। तो कितनी को देर फारिग होगा? जितनी देर में वो बीटा बनाता था। तो चूंकि बीटा बनाने में जितना टाइम लेता था जी बनाने में 20% टाइम ज्यादा लेगा, तो यूनिट्स कम बनाएगा ना। तो ये भी तो एक सोच हो सकती नहीं? ये सोच ही समझ नहीं आई, यानी बेकार घटिया सोच है। क्यों भाई, ये इसमें क्या साइंस है? ये बात है कि यूनिट्स के बगैर हैं, जबकि हमारी यूनिट्स हम गाड़ी में लेबर के डिफरेंस हमारा है। नहीं, यूनिट्स उतना ही, मतलब कि हमारा यूनिट्स तो एक यहां पे दिखा रहे हैं। हाँ। लेकिन तो मालिक के अंदर आ रहा है, तो फिर ज्यादा लेबर के नहीं तो लेकिन आपने तो यही किया ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये किसी और ने किया है ऐसे? चलें, कैमरे के पास शायद लोगों ने किया हो कि 20% लेबर जब टाइम ज्यादा लेगी तो एक सोच बिल्कुल आ सकती है कि जब टाइम 20% ज्यादा लगेगा तो यूनिट फिर 20% कम बनेंगे। तो ये मैंने वो यूनिट्स 20% कम बनाए हैं। तो 20% यूनिट्स का नहीं है, 20% टाइम का है कि जितना टाइम लेबर लेती थी बीटा बनाने में उससे 20% टाइम ज्यादा लगेगा जी बनाने में। यूनिट्स का 20% नहीं, टाइम के 20% की बात हो रही है। तो ये तो हमने यूनिट्स पे लगा दिया, ये तो सही है नहीं। बाकी फिर क्या करें? एक क्विक तरीका तो ये है, क्योंकि वही लोग हैं, उतना ही टाइम है उनके पास, तो पहले टोटल इतने खर्चे में वो 18,000 यूनिट्स बना देते थे बीटा के, क्योंकि उनको हम इतने पर यूनिट देते थे। तो अब जब उनको इतने पर यूनिट खर्चा है तो अब वो इतनी ही कॉस्ट कितने जी बना देंगे, इसको डिवाइडेड बाय 1248। ये तो एक क्विक सी कैलकुलेशन हो गई। फिर जिन्होंने वो 1.2 से डिवाइड कर दिया उन्होंने क्या सोचा है? क्या साइंस है इसके पीछे? क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है ना बस ठीक है हो गया, मैंने तो बगैर सोचे कर दिया, तो उस वक्त पता नहीं क्लिक करे ना करे, तो सोचे ना क्यों किया ऐसा। हाँ, लेकिन तो टाइम है जो 120% होगा। ये तो 18,000 तो यूनिट्स है। टाइम 20% ज्यादा लगेगा, वो तो टाइम का 20% है ना। 18,000 का क्या ताल्लुक है इससे? जी, जिन्होंने 1.2 से डिवाइड किया है तो कुछ सोच के किया होगा ना।
तू क्या सोचा था? सोचा यही था, लेकिन 20% तो टाइम की बात हो रही, तो 18,000 को क्यों से डिवाइड कर रहे हैं? यूनिट्स कम बनेंगे तो ऐसे भी तो कम ही बन रहे हैं, ऐसे नहीं कम बन रहे, ऐसे भी कम बन रहे हैं। तो फिर कैसे उस वक्त 1.2 क्लिक कर जाएगा, क्या पता पेपर में बैठ के 0.8 क्लिक करे। तो इसलिए रीजन भी तो लेकिन 18,000 टाइम तो नहीं है, तो यूनिट्स हैं। हाँ अच्छा मतलब कि 1.2 हमने किसके पॉइंट टाइम जबकि हम नहीं कह रहे टाइम अगर कितने एलिमेंट बना लेंगे पहले कि एक टाइम का 1.2 कर दिए यहां पे नहीं समझ नहीं आया, दोबारा। इसमें ये पहले 18,000 यूनिट्स हम बताए थे, मतलब वो एक था यूनिट 18,000 1 घंटा 18,000 हमारे पास इस तरह ना 18,001 है अगर। अब 1.2 हो गया मैं कि लेबर टाइम पड़ा, तो फिर तो 1.2 से मल्टीप्लाई और 1 से डिवाइड होना चाहिए था। टाइम लगेगा। अब जो 15,000 होगा उसमें जो एक्सपेक्ट सपोर्ट है उसमें 120% टाइम लगा होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइड बाय। बिल्कुल सही है। देखें ये जो 20% है ये यूनिट्स का 20% नहीं है, ये टाइम का 20% है, जबकि 18,000 यूनिट्स हैं। तो हम 18,000 यूनिट्स में पहले जितना टाइम लगाते थे पर यूनिट, उसको अगर x कह लें तो पहले इतना टाइम लगता था। पहले हम 18,000 बीटा बनाते थे, एक बीटा में कितने घंटे लगते थे पता नहीं, चलो x नहीं तो 1 घंटा कह लेते हैं, चलो 10 घंटे कर कितने कर लें, 100 घंटे कर लेते हैं। चलो एक बीटा बनाने में 100 घंटे लगते थे, तो 18,000 में इंटू 100। अब लेबर के पास टोटल टाइम तो यही है, ये टोटल टाइम आ जाएगा ना, लेबर के पास टोटल टाइम तो यही है। अब इस टोटल टाइम में कितने जी बना लेंगे, जबकि एक जी बनाने में 120 घंटे लगते हैं। बीटा बनाने में अगर 100 घंटा एक बीटा के लिए लगता था, तो 18,000 का टोटल टाइम अब भी उतना ही है उनके पास। तो अब उनको एक जी बनाने में 120 घंटे लगेंगे, तो कितने जी बना लेंगे इस टोटल के अंदर, ये टोटल बराबर है। यहां से ये निकाला है वही जो आप बात कर रहे हैं। तो उसमें x रखना है, x रख ले, ये ले, दस रखना है, 10 रख ले, 1000 रखना है, 1000 रख ले। तो ये इसलिए 18,000 को 1.2 से डिवाइड किया, तो 18,000 डिवाइडेड बाय 1.2 15,000, और 15,000 यूनिट्स बनाएंगे हम, और उस पे हम 1472 कमा लेंगे। जी बिल्कुल सही किया आपने, मतलब वो बिल्कुल सही था कि पहले जितने टाइम में लेबर बीटा बनाते थे, अब उतने ही टाइम में उन्होंने जी बनाना है, तो इसलिए टोटल तो उनको इतने ही पैसे मिलेंगे, तो टोटल कॉस्ट तो अब भी जी की इतनी ही आएगी। अब अगर हम ये देख लें कि एक यूनिट पे कितनी आती है, तो डिवाइड करने तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक किया ये क्या बना 22 पॉइंट, ये बचत होगी, मतलब एक फायदा मिलने लगा है हमें। तो तो क्या करें, तो मेक ऑप्शन जी, सप्लायर को शुक्रिया करके अल्लाह हाफिज कर देंगे, और इसका कंक्लूजन यही है कि हम आउटसोर्सिंग ऑप्शन पे नहीं जाएंगे।
आउटसोर्सिंग ऑप्शन नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हम मेक कंटिन्यू करेंगे। मेक और बाय के साथ क्या किया है? प्रोडक्शन प्लान जो है ना असल में परमिशन लेके चला निकाली है परचेज प्राइस जी की बात कर रहे हैं? अच्छा, ये आपने ये टोटल नहीं किया, ये कर लिया, फिर कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल ली? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, ठीक है। लेकिन सिर्फ परचेज पे खर्चा नहीं आना ना, ये भी तो इसी की वजह से ही होने। आप इसकी पर यूनिट वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को इस 7000 से कंपेयर कर रहे हैं बस। हाँ, लॉस आया है यानी आपने उसको ये कहा कि अगर हम परचेज ऑप्शन पे जाएंगे तो इतना नुकसान है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर लिया, वो आ गया आपके पास तकरीबन 27.36। फिर ऐड किए, ये लॉस आ गया ना। फिर आपने 1.9 और 22 इसमें ऐड कर ली, ठीक है। फिर ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो। अब इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आएगा 2 और 3 और 3.38 3.36 3.3। 3.38। अच्छा, अब बताओ, ठीक है, अब आगे कंक्लूजन बताओ। ठीक है, शाबाश, सही है, सही किया। तो बिठा दिया, नोटेड। मेक और बाय सिंगल प्रोडक्ट, बस यही है, इतना ही है। मेक और बाय ऑप्शन के साथ लिमिटिंग फैक्टर का कंबाइन परसेंटेज। जी बिल्कुल वही बताने लगा हूं। कल प्रोसेस कॉस्टिंग हो जाएगी मिक्स इसमें। 3 पहले मैं 3.1 नहीं कल आखिरी नहीं, परसों इंशाल्लाह 3.1 लिखा था मैंने पहले। डिसीजन फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स।
सर ये बुक में सर हर जगह से इसमें अल्फाज यूज किए हुए हैं डिसीजन रूल का, तो सर हमें रूल्स बता रहा होता है कि डिसीजन करने के लिए हमें किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है, फिर डिसीजन करना कैसे है, डिसीजन करना है। यानी इसमें अब कैसे डिसीजन करना है कि कौन सी ऑप्शन। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का करना है अगर डिसीजन, तो इसका ना कॉन्टेक्स्ट ये है अच्छा, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट का डिसीजन करना है तो कैसे करें, हैं हर प्रोडक्ट लगा कंपेयर कर लें, तो इसमें नई बात क्या थी। तो इसलिए इसके सवाल में एक और मसला साथ ऐड हो जाएगा। अगर सिर्फ मल्टीपल प्रोडक्ट्स को कंपेयर ही करना है तो जहां एक को कर रहे हैं वैसे चार को कर लेंगे, हर एक को इंडिविजुअली कंपेयर कर लेंगे, तो इसमें तो कोई हेडिंग बनाने की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ इतना सा मसला नहीं होगा, इसमें एक साथ मसला ऐड हो जाएगा। वो मसला क्या ऐड हो जाएगा ये उसकी कहानी बता रहा हूं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और उन सब की मेक ऑप्शन बाय ऑप्शन से बेहतर है, तो क्या करेंगे, मेक करेंगे। अच्छा, अगर 6 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 4 की मेक बेहतर है, 2 की बाय बेहतर है, तो जिन 2 हम 6 बनाते हैं, 4 की मेक बेहतर है, 2 की बाय बेहतर है, तो जिनकी बाय बेहतर है उनको हम बाय बाय कर देंगे और 4 बनाएंगे। तो वो जो 4 मेक बेहतर वाले हैं ना, ये टॉपिक उनके लिए है। ये जो मैं जिसको सवाल बना रहा हूं ना, ये टॉपिक है ही उनके लिए कि जिसमें मेक बेहतर है। लेकिन साथ इसमें मसला मिक्स ये होगा कि मेक बेहतर है और हम सब बनाना ही प्रेफर करेंगे, लेकिन कॉमन रिसोर्सेज हैं तो लिमिटेशन आ जाएगी। ये है मसला इस सवाल का। तो अब ये मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर मिक्स हो गया। अभी कराता हूं उसका एक आसान सवाल, कल कराऊंगा मुश्किल सवाल। है क्या हुआ? चलिए 2 आसान करा देता हूं, मुश्किल कल करा दूंगा, आसान आज करा देता हूं। नहीं, कल R1 की क्लास होगी। नहीं, लेकिन आपका दिमाग तो उतना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा ना, इसलिए। अच्छा, अब लिमिटिंग फैक्टर का मसला आ गया। तो जब लिमिटिंग फैक्टर का मसला आ गया तो उसका सॉल्यूशन भी फिर वैसे ही होगा। वैसे ही कैसे ही? रैंकिंग करेंगे, रैंकिंग की बेस पे प्रोड्यूस कर लेंगे। लेकिन रैंकिंग किस बेस पे करेंगे?
इसका मैं डिसीजन रूल या जो डिसीजन का तरीका वो बताता हूं, पहले फिगर से एक चीज समझाता हूं। जब हम सिर्फ लिमिटिंग फैक्टर पढ़ रहे थे ना, तो मुझे फिगर नहीं याद, ऐसी खुद ही बना लेता हूं दोबारा। और वेरिएबल कॉस्ट पड़ती थी, या इस पे मेक करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है 120, इस पे पड़ती है 145, 80, 135। और अगर लिमिटिंग फैक्टर जो है वो लेबर है, तो हम कंपैरिजन किस बेस पे करेंगे? कंट्रीब्यूशन पर आर। कंट्रीब्यूशन क्यों ले रहे हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम ए बनाएं या बी बनाएं, देखें हम लोग रैंकिंग कर रहे हैं ना, प्रेफरेंस कर रहे हैं। हो सकता है ए बन जाए, बी कुर्बान हो जाए, हो सकता है बी ना बने। लिमिटिंग फैक्टर में तो यही था। तो हम लोग प्रॉफिट्स की बेस पे क्यों कंपैरिजन नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी, और फिक्स कॉस्ट तो जबरदस्ती पर यूनिट बनाई होती है। असल में तो वो उस फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट होगी, ए बनाए या बी बनाए, फिक्स कॉस्ट तो पढ़नी है। क्योंकि वो रेलेवेंट फॉर द डिसीजन नहीं है, इसलिए हम फिक्स कॉस्ट को कंसीडर नहीं कर रहे होते। हम जो कंट्रीब्यूशन को कंपेयर कर रहे होते हैं ना, कंट्रीब्यूशन, हम कंट्रीब्यूशन को इसलिए कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर ए बी से बेहतर साबित हो गया, अगर ए बी से बेहतर साबित हुआ, तो बी नहीं बनेगा, ये खर्चा नहीं आएगा और नहीं बिकेगा, ये पैसे नहीं मिलेंगे। हम लोग ये कंट्रीब्यूशन इसलिए ले रहे होते हैं कि अगर ए जीत गया तो बी गया, और बी नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो 145 खर्च नहीं होगा, ये बचत हो जाएगी, और 280 का नहीं बिकेगा, ये पैसा जाया हो जाएगा। इसलिए हम 135 को कंसीडर कर रहे होते हैं। कंट्रीब्यूशन इसलिए कंसीडर कर रहे होते हैं कि अगर ये नहीं बनेगा, ये प्रेफरेंस में जीत जाएगा, तो वेरिएबल खर्चा नहीं होगा, सेल प्राइस नहीं मिलेगी। फिक्स्ड क्यों नहीं हम कंसीडर कर रहे होते? क्योंकि फिक्स खर्चा तो होगा। ये था लिमिटिंग फैक्टर। हम इसमें जो नहीं बना पा रहे थे या नहीं बना पाते थे, वो नहीं बिकता था। अब मेक और बाय है। लिमिटिंग फैक्टर के मसले की वजह से क्या हो रहा है? हम बना नहीं सकेंगे, बेच भी नहीं सकेंगे। बेच कैसे सकेंगे? अगर बना नहीं सकेंगे तो खरीद करके बेच देंगे। तो इसलिए अब इसमें फर्क यह पड़ा कि इसको हम रेलिवेंट नहीं लेंगे। सेल प्राइस को अब हम रेलिवेंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम बी नहीं बना सकेंगे तो खरीद के बेच देंगे, बना सकेंगे तो बना के बेच देंगे, बेच तो देना ही है। तो अब ए बनाए कि बी बनाए, ये टेंशन ही नहीं रही कि बेच नहीं सकेंगे। तो इसलिए अब हमने 135 और 80 को कंपेयर नहीं करना। हां, अब फिर क्या करेंगे? अगर हम इनकी प्रेफरेंस सेट कर रहे हैं, तो पहले हम लोग प्रेफरेंस सेट करते हुए देखते थे कि जो नहीं बन सकेगा फिर वो नहीं बिक सकेगा। अब हम ये वाली बात छोड़ देंगे। अब हम ये देखेंगे कि अगर हम इसको बनाएंगे तो 120 का बनेगा, और अगर खरीदेंगे तो ये 124 का मिलेगा। अगर हम इसको बनाएंगे तो 145 का बनेगा, खरीदेंगे तो 150 का मिलेगा। पहले हम ये फैसला करते थे कि कौन सा बनाएं कौन सा ना बनाएं। जो बनाएंगे उसको बनाएंगे, बेचेंगे, जो नहीं बनाएंगे वो नहीं बेचेंगे। इसलिए हम कंट्रीब्यूशन ले रहे थे। अब हमने बेच तो लेना ही है, बेचना मसला ही नहीं रह गया। क्यों मसला नहीं रह गया? नहीं बना सकेंगे तो खरीद के बेच लेंगे। तो अब मसला सिर्फ सेल, अब मसला चूंकि सेल नहीं है, तो अब फैसला ऐसे करना है कि इसको अगर हम बना रहे हैं तो क्या फायदा है? 4 रुपए की बचत होगी, और अगर उसको बनाएंगे तो 5 रुपए की बचत होगी। पहले हम लोग कंपैरिजन करते थे कंट्रीब्यूशन,
और उसकी रीजन ये थी कि अगर इसको इतने का बनाएंगे तो इतने का बेचेंगे, इतना फायदा, इसको इतने का बनाएंगे तो इतने का बेचेंगे, इतना फायदा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बेचेंगे। लेकिन अब बेचना मसला नहीं है, इसलिए अब हमने जब बेचना मसला ही नहीं रह गया तो कंपेयर भी फिर कंट्रीब्यूशन को नहीं करना, कंपेयर किसको करना है, कॉस्ट को। इसको बनाएंगे तो 4 रुपए का फायदा है एज कंपेयर टू, और इसको बनाएंगे तो 5 रुपए का फायदा है। और अगर दोनों के ऊपर लेबर आर एक एक ही लगना है तो पर आर भी 4 और 5 ही रहा। इसको बनाएंगे, बेशक बन सस्ता रहा है, बेशक इससे सस्ता बन रहा है, लेकिन ये खरीदने की बजाय बनाने से 4 का फायदा है और वो खरीदने की बजाय बनाने से 5 का फायदा है, तो फिर इसको प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो ना बनाए खरीद लें, इसको बनाने में ज्यादा फायदा है। पहले था बेचने में फायदा, अब हम ले रहे हैं बनाने में फायदा। तो मेक और बाय और लिमिटिंग फैक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क पड़ जाएगा, बाकी सब कुछ वही है। सिर्फ ये फर्क पड़ जाएगा कि पहले हम सेल प्राइस ले रहे होते थे, अब हम बाय प्राइस ले रहे होंगे। सब कुछ वैसे ही होगा, पहले सेल प्राइस और इसका डिफरेंस ले रहे थे ना, अब बाय प्राइस और इसका डिफरेंस लेंगे। और उसके पीछे रीजन क्या होगी कि अगर हम इनको बना रहे हैं तो खरीदने की बजाय बनाने में कितना फायदा, और इसको बना रहे हैं तो खरीदने की बजाय बनाने में कितना फायदा है। तो अब हमें फैसला दोनों कॉस्ट के फर्क से करना है, तो इसलिए सारे के सारे स्टेप्स वही हैं। ये लिख लिया था, इसमें अंग्रेजियां मिक्स हो रही हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं। मैंने ये कहा है कि सब कुछ वैसे ही है, बस पहले हम लोग जस्ट कंट्रीब्यूशन की बेस पे रैंकिंग करते थे, अब हमने एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक की बेस पे करनी है। ये कहां से चीज आ गई, एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक? एक्सेस किससे? एक्सेस एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक ऑप्शन, ये आप निकाल सकते हैं सवाल के डेटा को देखते हुए 2 तरीकों से। पिछली वाली फिगर्स दोबारा लिखता हूं, ए 120 था, बी 145 था, और ये 124 था, और ये 150 था। ये मेक था और ये बाय था। अगर सेल प्राइस 170 हो और इसकी 200 हो, 50, 55,
यानी अगर हम बना के बेचते तो इतना कंट्रीब्यूशन कमाते, खरीद के बेचते तो इतना कंट्रीब्यूशन कमाते। बनाने से हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 4। ये वही 4 है जो उनका फर्क है। बना के बेचते तो इतना कमाते, खरीद के बेचेंगे तो इतना कमाएंगे। बनाने से कितना एक्स्ट्रा कमाएंगे? 5। ये वही 5 है जो उनका फर्क है। तो इसको एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक कहते हैं। तो आप सवाल में चाहे 120 और 124 के डिफरेंस से निकाल लें, चाहे 50 और 46 के डिफरेंस से निकाल लें, ये डेटा पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ कॉस्ट के फर्क की बजाय आपको कहा है एक्सेस कंट्रीब्यूशन। और एग्जाम में आप एक्सेस कंट्रीब्यूशन सवाल पे डिपेंड करता है, या तो आप एक्सेस कंट्रीब्यूशन निकाल रहे होंगे या ऐसे निकाल रहे होंगे, डेटा पे डिपेंड करता है। मेक की कंट्रीब्यूशन में से बाय की कंट्रीब्यूशन माइनस करके, या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट बाय में से वेरिएबल कॉस्ट मेक की माइनस कर रहे होंगे। यानी चाहे 124 में से 120 माइनस कर दें, चाहे 50 में से 46 माइनस कर दें। इसीलिए मैंने ये भी बताया है कि हो सकता है सवाल वाला कहे कि मेक करके बेचते हैं तो 170 का बेचते हैं, बाय करके बेचेंगे तो 168 का बेचेंगे। तो फिर आप सिर्फ इसका फर्क नहीं ले रहे होंगे, फिर वाकई इसका फर्क लेना है। इसलिए मैंने नाम भी इसको एक्सेस कंट्रीब्यूशन ही दिया है। एक करते हैं छोटा सा आसान सा सवाल, कल फिर बड़े बड़े सवाल कराऊंगा। अच्छा, जो कल इधर गुलबर्ग में थे और वो गैलेक्सी इंजीनियर्स वाला सवाल कल किया था, उसमें इसलिए जो प्रोडक्ट सी था ना वो मेक और बाय था, तो उसमें मैंने फिर वेरिएबल मेक की कॉस्ट के साथ आपको परचेज कॉस्ट कंपेयर करने को कहा था। कल जो यहां बैठे हुए थे गैलेक्सी इंजीनियर्स वाला सवाल किया था, ए और बाय का उनमें लिमिटिंग फैक्टर का फैसला था और सी के अंदर मेक और बाय था, इसलिए उसमें सेल प्राइस की जगह सी की परचेज प्राइस ली थी। ये चीज थी वो। स्प्रिंग 17 पढ़ लें। स्प्रिंग 17 छोटा सा आसान सा सवाल है, कल फिर तगड़ा सवाल कराता हूं। स्प्रिंग 17 है एनके एंटरप्राइजेस। मेरी बुक में क्वेश्चन 13 एनके एंटरप्राइजेस। अच्छा हाँ, ये ना बात आप लिख लें कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट डिसीजन है ना, कि इसमें और वो जो लिमिटिंग फैक्टर था,
इसमें एक नई बात यह है कि जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में हम यूनिट्स बना नहीं सकेंगे वो खरीद के बेच लेंगे। ये जो मेक और बाय डिसीजन है, और पहले जो सादा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन था, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में क्या था, जो नहीं बना सक रहे थे वो नहीं बनाएंगे, नहीं बेचेंगे। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय डिसीजन के अंदर प्लान में हम जो बना नहीं सक रहे होंगे वो खरीद के बेच लिया करेंगे। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में यह होता था कि जो नहीं बन सकता बस गया, नहीं बनेगा नहीं बिकेगा। लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट मेक और बाय में जो नहीं बन सकेगा वो बिजनेस खरीद के बेच देगा। तो वो फिर सवाल, अगर 4 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक का बाय बेहतर है तो उसको इस सारे कैलकुलेशन से निकाल देंगे। जिसका बाय बेहतर है वो इन कैलकुलेशन में रैंकिंग में नहीं आएगा, वो अलग से बाय, इसका बाय जीत गया जी, वो अलग हो गया। अब जो बाकी 3 रह गए वो फिर इस सवाल में सॉल्व हो रहे होंगे। नुकसान कैसे हो रहा होगा? नुकसान क्यों हो रहा है? नहीं, आप सवाल शुरू से दोबारा करें। तो अगर हम बी बनाते हैं तो ए को परचेज करने में 4 का नुकसान भी तो हो रहा है। नहीं, वो तो हमने यहां देख लिया ना कि बी बनाने में ज्यादा फायदा है, तो इसलिए बी प्रेफर कर रहे हैं। रैंकिंग यही तो हो रही है, हमने रैंकिंग की और ये फैसला हुआ कि बी को बनाने में बेहतर है तो बस बी बनाएंगे। 4 को बनाने में नुकसान, ये फायदा नुकसान ये करना तो डिसीजन मेकिंग के लिए था ना। अब डिसीजन हो गया कि ये रैंकिंग में पहला है, बस इसको बनाएंगे। अब ये क्यों देखना है कि 4 को ना बना रहे, ए को नहीं बना रहे हैं तो नुकसान है। डिसीजन तो हमने कर लिया रैंकिंग की बेस पे, तो अब तो ये देखने की जरूरत ही नहीं है कि ए पे नुकसान होगा। हमने रैंकिंग कर ली, उसकी बेस पे डिसीजन कर लिया। स्प्रिंग 2017 अटेम्प्ट का सवाल है, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 13 है, एनके एंटरप्राइजेस। हाँ जी, कैसे पता मेक और बाय? डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड इन हाउस एंड बॉट एक्सटर्नली। तो 4 कंपोनेंट्स बनाते हैं और इन चारों का आपको डाटा दिया हुआ है। मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए, अच्छा सवाल तो मैं करा रहा हूं, मतलब ये सवाल रेलिवेंट नहीं है मेरा कि सवाल कराऊं कि नहीं कराऊं, सवाल तो करा रहा हूं। वैसे एक और बात पूछ रहा हूं, ये जो पिछले को 2-3 दिन से आपने ज्यादा पढ़ने का एक रुझान शुरू कर लिया, ये हजम हो रहा है? ये ना हो कि 2-3 दिन बाद आपकी तबीयत खराब हो गई हो और जो पहले सारी कॉस्ट थी वो भी उल्टी बाहर आ जाए सारी। मैनेज हो रहा है?
हैं? क्या करूं? तो हो रहा है ना, वॉक कर लिया करो, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। X1 स्प्रिंग 17, X2, X3, X4 मेक और बाय है। तो अब हमने फर्क लेना है दोनों कॉस्ट्स का। तो पहले हम जहां सेल प्राइस लिखा करते थे उसकी जगह परचेज प्राइस आ जाएगी। अगर X1 खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा? टेबल की लास्ट लाइन, एक्सटर्नल प्राइस ऑफ द कंपोनेंट 35, 40, 34, 33। और इसको हम कंपेयर कर लेते हैं अपनी मेक कॉस्ट से। क्या क्या है? मटेरियल 20, 28 जी, 23, 22 और लेबर 9, 5, 9, 8। वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स नहीं, उसने पूरे ओवरहेड दिए हुए, लेकिन नीचे ये लिख दिया है कि इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने शामिल हैं, तो बस 1.5 माइनस कर दूं। नहीं, ये सारा कुछ पर यूनिट है। 1.5 रुपए क्या है? पर मशीन आर। ये कल किया था सवाल में, तो उसको पर यूनिट बनाने के लिए क्या करें? और इसमें ना एग्जामिनर को हम ये बता देते हैं, ये काफी है फार्मूला, कि जो तुमने टोटल एफओएच दिया हुआ है उसमें से हम माइनस करने लगे हैं 1.5 रुपया इंटू मशीन आवर्स। जो पर यूनिट दिया हुआ है टोटल, उसमें से 1.5 रुपया माइनस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये पर यूनिट है, ये पर आर है। इसको पर यूनिट बनाने के लिए मशीन आवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो X1 के इसका आंसर क्या बन गया? आंसर देख के बता दो। अच्छा, एडमिन कॉस्ट क्यों छोड़ दी? एलोकेटेड है ना, एलोकेटेड। एलोकेटेड होता है जो पहले भी होता ही है, बस बांटा होता है इसको। अगर बस एडमिन या वेरिएबल एडमिन दिया होता है, वेरिएबल सेलिंग तो जरूर लेते। 2, 5, 1 और 1 फिर 1। ये निकल आई हमारी एक्सेस कंट्रीब्यूशन। और अगर इसमें से माइनस करना समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इसका टोटल कर लें, कितना आएगा? 33। 35 और 33 तो मेक बेहतर है ना, ये 2 मेक बेहतर है। इसी तरह इसका आंसर आता है 35, 5 बेहतर है, ये वो 5 है। इसका आंसर आता है 33, तो मेक इससे 1 बेहतर है। इसका आंसर आता है 32, तो मेक उससे 1 बेहतर है। तो ये तो मैंने आपको एक कैलकुलेशन का तरीका बताया था कि जहां पहले हम लोग लिखा करते थे आज तक सेल प्राइस, उसकी जगह परचेज प्राइस लिख लें। लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मशीन आवर्स X1 के लिए 2। तो एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर आर क्या बन गया? 0.25। तो पहली पोजीशन X4, X1। तो फर्क सिर्फ सवाल करने के एतबार से ये पड़ा है कि सेल प्राइस की जगह परचेज प्राइस आ गई, बाकी सब वही हुआ है। और ऑप्टिमम
प्रोडक्शन प्लान, मशीन आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 50,000। रेहान इधर कोई क्लास है और यहाँ कोई और क्लास है? हाँ जी, पहले क्या बनाए? कोई कमिटमेंट तो नहीं है? पहले कमिटमेंट देख लें पहले। इतनी अंग्रेजी नहीं है सवाल में कि कमिटमेंट की जगह बनती है, तो कोई नहीं है कमिटमेंट। तो पहले क्या बनाएंगे? X2। X2 की डिमांड 2000 और X2 बनाने में 8000 लग जाएंगे, बाकियों के लिए रह जाएंगे 42। फिर बनाएंगे X4। पहली लाइन तो बेफिक्र होकर लिख लिया करें, उससे अगली लाइनें चेक कर लिया करें लिखने से पहले। X4 बन जाएगा। X4 की डिमांड है 4500 और आर्स चाहिए 2, तो बन जाएगा 33। फिर X1 6500 डिमांड है इंटू 8 घंटे, नहीं बनेगा ना, तो इससे हम फिर जितने बनते हैं वो बना लेते हैं। 33,000 डिवाइडेड बाय 8, 4125। अगर सिर्फ पूछा होता ना कि ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान बता दें तो ये नंबर आंसर हो गया, लेकिन पूछा ये भी बताएं खरीदें कितने। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान हो गया ये, परचेज प्लान, प्रोडक्ट और उसके यूनिट्स। कौन कौन सा खरीदना है? X1 और X3। पहले कौन सा खरीदें? जिसकी दुकान करीब है वो खरीद लेंगे भाई, जो मर्जी खरीदें, अब तो खरीदना ही है। ये बना लेंगे और बाकी खरीद लेंगे 2, 3 और X3। इसमें रैंकिंग नहीं है, ये तो खरीदना ही है, तो ये तो बस X1 X3 तरतीब से लिख लिया और बस यही था। कल इसकी मैं और प्रैक्टिस कराता हूं और फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन और कंटिन्यूअस शटडाउन ये रहता है। अच्छा, कल तो इसी तरतीब पे ही चलते हैं जो डबल क्लास की तरतीब है। कल की परफॉर्मेंस के बाद देखते हैं कि मंगल को इसी डबल में हो जाएगा या 5-6 घंटे लगाएंगे तो होगा, लेकिन इन एनी केस मंगल को बस कर देते हैं। हाँ जी, वही 1:30 से ऑनवर्ड। अगर आपका कल दिल कर रहा हो पढ़ने का तो बेशक हम कल ही 5-6 बजे हैं, वो वहां बात करते हैं। नहीं, अल्लाह जिंदगी दे आपको, होंगे यार, आप क्यों नहीं होंगे? पूछ लेना, फिर वहां बैठ के कंक्लूड कर लूंगा। कोई दोस्त यार होगा उससे पूछ लेना। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।